एक छोटा सा कस्बा था, नाम था नीलगिरी। वहां एक गरीब दंपत्ति राघव और सिया अपनी रोजी रोटी के लिए छोले भटूरे का ठेला चलाते थे। उनके छोले भटूरे का स्वाद लाजवाब था। मसालेदार छोलों की सब्जी, ऊपर से कटी हुई अदरक और धनिया की खुशबू और फूले फूले गरम भटूरे। लेकिन पता नहीं क्यों अब उनके ठेले पर कोई आता ही नहीं था। उसी कस्बे में बलराज नाम का एक आदमी भी छोले भटूरे बेचता था। उसके ठेले पर रोज इतनी भीड़ रहती कि जगह भी नहीं मिलती थी। एक दिन दो ग्राहक वहीं बात कर रहे थे। अरे भाई, ये बलराज के भटूरों में वो बात नहीं है। स्वाद तो राघव वाले छोले भटूरों में है। सही कहा रे, पर जाने क्यों पैर खुद ब खुद बलराज के ठेले की ओर खींच जाते हैं। पहले तो रोज राघव के यहाँ ही खाते थे। उसके छोलों में जो तीखापन था वो तो मजा दे देता था। अब तो बस मन ही नहीं करता उसके ठेले पर जाने का। उधर राघव अपने ठेले के पास अकेला खड़ा चुपचाप सब सुन रहा था। वो मन ही मन बोला, पहले तो मेरे ठेले पर भी भीड़ लगती थी, अब सब बलराज के पास क्यों जा रहे हैं? क्या उसने कोई जादू कर दिया है क्या? उस रात बलराज ने अपना ठेला जल्दी समेटा। सारे छोले भटूरे बेच चुका था। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी तारा बोली, जी आज तो अमावस्या की रात है, याद है ना? हाँ याद है। तुमने तैयारी कर ली? जी, पूरे 13 किलो चिकन पका लिया है। पर बताओ ना, हर बार 13 किलो ही क्यों? 10 या 20 क्यों नहीं? बलराज धीरे से बोला, अरे भाग्यवान, मैंने उसे 13 तारीख को ही नींद से जगाया था। अब उसे हर अमावस्या को 13 किलो चिकन चाहिए। अगर नहीं दिया तो हमें ही खा जाएगा। क्या? आपने उसे जगाया क्यों? पगली, उसी की वजह से तो हमारे छोले भटूरे बिकते हैं, वरना हम भी राघव की तरह खाली बैठे रहते। उसके कारण ही हमारे अच्छे दिन आए हैं। उसका शुक्र मानो। दोनों कुछ देर खामोश रहे। बाहर हवा में अजीब सी सिहरन थी। फिर बलराज बोला, चलो अब सो जाओ, मैं जाकर उसको चिकन खिलाकर आता हूँ। आखिर वो कौन है जो हर अमावस्या को 13 किलो चिकन मांगता है? अगली सुबह सूरज की किरणें कस्बे की पगडंडियों पर फैल चुकी थीं। बलराज अपने ठेले को चमका रहा था। तेल गर्म हो चुका था और भटूरे तलने की खुशबू पूरे चौराहे में फैल रही थी। उसके चेहरे पर वही आत्मविश्वास था, आज फिर भीड़ लगेगी। उधर राघव अपने ठेले पर उदास बैठा था। बर्तन सजे थे, छोलों की सब्जी तैयार थी, पर ग्राहक कोई नहीं। वो मन में बोला, कभी मेरे ठेले पर भी भीड़ रहती थी, अब तो जैसे कस्बे वालों को मेरा चेहरा भी नहीं दिखता। तभी कस्बे में शहर से आए एक दंपत्ति दाखिल हुए, आर्यन और ईशा। उन्होंने एक स्थानीय निवासी को रोका। भाई साहब, हम नए आए हैं इस कस्बे में, नाश्ता करना है, बताइए कहाँ मिलेगा अच्छा नाश्ता? सबसे बढ़िया नाश्ता तो बलराज के ठेले पर मिलता है, यहीं पास में है। दोनों ने शुक्रिया कहा और चल पड़े। जब वे बलराज के ठेले के पास पहुंचे तो वहां भारी भीड़ लगी थी। ईशा बोली, अरे जी, यहाँ तो बहुत भीड़ है, कितना इंतजार करें? सही कहा, चलो कहीं और देखते हैं। तभी ईशा की नजर पास में पड़े एक सुनसान ठेले पर पड़ी। देखो उधर, वो ठेला कितना साफ है और खुशबू भी कितनी अच्छी आ रही है। हाँ, चलो वहीं चलते हैं। वो दोनों राघव के ठेले पर पहुंचे। राघव ने उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आइए सर, मैडम, गरम गरम छोले भटूरे दूं? हाँ भाई, 2 प्लेट देना। भटूरे एकदम फूले हुए होने चाहिए। राघव ने स्नेह से 2 प्लेट परोसी। दोनों ने छोले भटूरे चखे। वाह, ये तो वाकई लाजवाब है। सच में भाई, तुम्हारे स्वाद का तो कोई जवाब नहीं। पर एक बात बताओ, इतने बढ़िया स्वाद के बाद भी यहाँ कोई ग्राहक क्यों नहीं? क्या बताऊं साहब, उस बलराज ने कुछ जादू कर रखा है। कस्बे वाले अब मेरे ठेले की तरफ देखते भी नहीं। आप शहर से हैं इसलिए बच गए, नहीं तो आपके पैर भी उसी के ठेले की ओर खींच जाते। अरे भैया, ऐसा कुछ नहीं होता। अपने कर्म देखिए, जादू टोने पर क्यों दोष डालते हैं? इतना कहकर दोनों चले गए।
पर उधर बलराज ये सब दूर से देख रहा था। वो तुरंत अपना ठेला समेटकर जंगल की ओर निकल गया। अंधेरा गिरने लगा था। जंगल के भीतर वो एक पुरानी गुफा में दाखिल हुआ। भीतर से कुछ मंत्रों की आवाज आई। हवा भारी हो गई और ठीक 10 मिनट बाद वो पसीने से तरबतर हांफता हुआ बाहर निकला। अगली सुबह वही शहर वाले फिर नाश्ते के लिए निकले। ईशा बोली, सुनो जी, पता नहीं क्यों मेरा मन उस बलराज के ठेले पर जाने का कर रहा है। अरे मेरा भी। कल तो मैंने कहा था वहां भीड़ ज्यादा है, फिर भी मुझे आज वहीं जाने का मन कर रहा है। दोनों हंसते हुए सीधे बलराज के ठेले पर पहुंचे। राघव दूर से ये सब देख रहा था। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। तो अब उन पर भी जादू चल गया। जब आर्यन और ईशा नाश्ता करके लौट रहे थे तो रास्ते में कस्बे के मुखिया मिल गए। कैसे है शहर वाले बाबू, कैसा लगा हमारा कस्बा? बहुत प्यारा कस्बा है मुखिया जी, बस एक अजीब बात है। कल हम राघव के ठेले पर गए थे, आज जाने क्यों हमारे पैर खुद ब खुद बलराज के ठेले की ओर खींच गए। कुछ तो अजीब है उस ठेले में। अरे नहीं बाबूजी, कुछ अजीब नहीं। बलराज के छोले भटूरों का स्वाद ही ऐसा है कि लोग खुद खींच जाते हैं। पर आर्यन और ईशा जब आगे बढ़े तो दोनों के मन में एक ही सवाल गूंज रहा था। क्या सचमुच स्वाद खींचता है या फिर बलराज का कोई रहस्यमयी राज? शाम का समय था। राघव अपने घर में चूल्हे के पास बैठा था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने आर्यन और ईशा खड़े थे। अरे सर, मैडम, आप यहाँ मेरे घर पर? राघव जी, जो आपने कहा था लगता है वो सब सच है। देखा, मैंने पहले ही कहा था वो बलराज कोई साधारण आदमी नहीं है, पर आपको यकीन ही नहीं हुआ। अब यकीन हो गया है राघव। जो आज हमने देखा उसके बाद शक की गुंजाइश नहीं बची। क्या देखा आपने? हमने बलराज को जंगल की तरफ जाते देखा। एक थैली में कुछ था, शायद वही राज छिपा है वहां। तीनों जंगल की ओर निकल पड़े। हवा ठंडी थी, पेड़ झूम रहे थे और चारों तरफ एक रहस्यमय सन्नाटा था। सुनिए, ये कैसी गंध है? चिकन की खुशबू जैसी। लगता है बलराज ने ही चिकन लाया होगा। दूसरा कौन जंगल में चिकन लाएगा? कुछ दूर जाने पर उन्हें एक पुरानी गुफा दिखाई दी। गुफा के भीतर से किसी के बड़बड़ाने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो। राघव सुनो, ये आवाज बलराज की लग रही है। मुझे डर लग रहा है, वापस चले? नहीं ईशा, अब पीछे नहीं हटेंगे, चलिए। तीनों धीरे धीरे गुफा के अंदर गए। उस रात के बाद राघव, आर्यन और ईशा को किसी ने फिर कभी नहीं देखा। कहते हैं तीनों उसी गुफा में कैद हो गए और बलराज का राज ही रह गया। अगली सुबह बलराज ने हमेशा की तरह अपना ठेला लगाया, मुस्कुराते हुए भटूरे तलने लगा और इसी तरह खत्म हो गई कहानी एक लालची छोले भटूरे वाले की।